नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कि आपने समय निकाला। मैं आपको पहचान नहीं पाई थी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बहुत वेट रिड्यूस किया आपने, डेफिशिएंसी कही जाए, फिटनेस कही जाए, या एक अलग जर्नी थी जब आप अंदर थे? नहीं देखो, वेट लॉस तो इंसिडेंटल था। वो हुआ क्या कि जब मैं जेल गया तो मेरा एक नियम था कि मैं जैन मंदिर जाने से पहले अन्न ग्रहण नहीं करता था। तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा जेल जाना पड़े, तो देयर वाज नो एक्सेप्शन। तो जेल गए तो फिर 1 साल तक मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। सिर्फ मैं खीरा, टमाटर वगैरह या कुछ फल आते थे, फ्रूट आते थे, वो ले लेता। तो उसकी वजह से मेरा 38 kg वेट कम हुआ था। उस टाइम पे आई वॉज वेरी सिक। और मुझे क्या हुआ था, मैं गिर गया था तो मेरी स्पाइन में चोट लग गई थी, तो उसकी वजह सर्जरी भी हुई। बट अदरवाइज आई एम फाइटिंग फिट मेंटली एंड फिजिकली बोथ। जैन साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि इतना 18 महीने से ऊपर का वक्त आपने जेल में बिताया है, डज इट अफेक्ट यू मेंटली? या बाहर निकलने के बाद कई बार आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, या आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज रहा है? जो चीज़ें हम अक्सर लोगों के बारे में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखा करते हैं, मैं आपसे उसकी हकीकत समझना चाहती हूँ। क्या क्योंकि आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं तो आपको वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, या एक अलग साइड है जो लोग नहीं जानते हैं, जिससे आप भी गुजरे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहना कि आपकी साइकी पे या किसी भी मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। पड़ता है, बट हाँ, रिजॉल्व और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जब मैं गया ना, सबसे पहले क्या था कि मुझे 2 चीज़ें बहुत सता रही थी, जिनके आंसर्स निकलने में बहुत समय लगा। गिल्ट था एक तो, कि भाई मेरी फैमिली, वाइफ, बच्चों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। भाई ठीक है, मैंने एक रास्ता चुना, और जब चुना था तो लगता था कि शायद आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल जी तो रोज़ कहते थे कि जेल जाने के लिए तैयार रहना। हम कहते अच्छा, कि शुरुआत से ही? शुरुआत से कहते भाई मेरे साथ जुड़े हों, जिस रास्ते पे चल रहे हों, वो देश के जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन उसको पसंद नहीं आएगा, तो आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। शुरू में लगता था कि शायद वो मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, पर बाद में लगने लगा था कि नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। वो मोटिवेशनल नहीं था सिर्फ, वो हमारे को सतर्क भी कर रहे थे कि भाई इसके लिए तैयार रहो। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था भाई अगर उसके लिए तैयार नहीं हो तो फिर अभी छोड़ दो, डोंट गो टू फार, कि भाई बहुत आगे निकलने के बाद फिर मुड़ना वापस हो जाएगा। उस सब के बावजूद भी ये तो पता था जेल जाएंगे, पर कभी ये नहीं सोचा था कि भाई जेल जाएंगे। हमें लगता था भाई जेल जाएंगे 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 2 महीने के इतना लिए। लंबा वक्त आपने? तो ये कभी नहीं सोचा था कि भाई जेल जाने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई डेड एंड होगा, जिसका कोई एंड नज़र नहीं आएगा। और उसमें सबसे बड़ा वो लगता है, चलो हमने चुन लिया, हम तो ये करने को तैयार थे। पर ये नहीं सोचा फैमिली के साथ क्या किया। वाइफ थी, बच्चे थे, मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स थे, उनके साथ क्या गुजर रहा है, उनके साथ जो ट्रॉमा था, वो एक तो बहुत मुश्किल था। दूसरा मुझे ये लगता था, एक फैक्टर था कि वाई विद मी, मेरे साथ ऐसा क्यों। अरे भाई मेरे ऊपर आरोप लगाना था, झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो। कह देते हमने उठा के मार, गोली मरवा देते ना, काम ही खत्म हो जाता। साल ट्रक के नीचे दिलवा देते, खूब होता है, रोज़ होता है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता था। वो ऐसे झूठे मूठे आरोप लगा के तुमने किसी के ऊपर आरोप लगा के अंदर कर दिया। तो इन दोनों से चीज़ों से रिकॉन्साइल करने में समय लगा। पहले वाला कि भाई आपको जेल भेजा गया, उसका रिकॉन्साइलेशन जेल में ही हुआ। मैंने जब गलत नहीं किया, उसके बाद तुम जेल आए, सड़क पे आप चलते हो, साइकिल पे आप जा रहे हो, और आपको टक्कर ट्रक से हो जाए, तो अब ये नहीं कह सकते गलती ट्रक की थी, मरना तो आप ही को है। तो इसलिए हो सकता है कि तुम्हारी गलती ना भी हो। अब ट्रक से टक्कर है तो ट्रक तो तुम्हें कुचल ही देगा। तो वो रिकॉन्सिलिएशन हो गई। इन एजेंसीज के बारे में आपका क्या कहना है? सीबीआई हो, ईडी हो, लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगाती आई है कि ये भाजपा के लिए काम करती है। हमने आपको देखा, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को देखा, सभी बड़े मंत्री, नेता जो है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने बहुत काम किया है, जिन्होंने दिल्ली की तस्वीर बदली है, और इसीलिए शायद दोबारा आप लोगों को इतना बड़ा मैंडेट मिला था, वो सब अंदर थे। आपको क्या लगता है इसका असर कितना जनता पर पड़ा है? क्या आपको लगता है इसका एडवांटेज दूसरी पार्टियों को मिला है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, अभी थोड़े दिन पहले बोला है कि तोता और मैना है, कि तोता मैना की जोड़ी है, और जो सरकार कहती है वो कर देते हैं। ठीक नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, पर है तो है, ऐसा चल रहा है। अब जो चल रहा है तो चल रहा है। अंग्रेज जब थे, वो कानून के नाम से हर काम करते थे। उन्होंने जो भी कुछ किया, कानून का नाम सामने होता था।
आपने धरना किया तो जेल में डाल दिया, प्रदर्शन किया तो जेल में डाल दिया, आपने देश के लिए कुछ भी करा तो उसका देशद्रोह लगा दिया, भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया, कानून से चढ़ाया, इलीगली कुछ नहीं था। तो अभी जो सिस्टम बना लिया है इन्होंने, कानून का एक वो ले लिया है कि हमने कानून बना दिया जी, आपकी इंक्वायरी कुछ नहीं होगी, आपको जेल में डाल दिया। पहले फिर चिल्लाते हैं देखो देखो इतना टाइम हो गया, जमानत नहीं मिली, इसका मतलब ये कल्प्रिट है, इसी चोर है, क्योंकि इसको जमानत नहीं मिली। जमानत मिल जाए तो जमानत ही मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो बिल्कुल, मिली है, हाँ। ये बरी तो नहीं हो गए। बरी सिर्फ हो जाए बेल तो, पे बाहर है। बरी हो जाए तो इतने साल अंदर क्यों रह के आए। अभी दरअसल क्या है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। मुझे 2.5 साल पहले अरेस्ट किया था, 30 मई को किया था, 30 मई 2022। अभी तक तो ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। 7 साल हो गए ईडी को इंक्वायरी करते हुए, अभी तक वो सिद्ध नहीं कर पाए कुछ, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। तुमने मेरे को 1.5-2 साल जेल में रख लिया। सबके साथ ऐसा किया क्योंकि उनके पास ऐसे कानून की आड़ है जिसको लेकर वो कुछ भी कर सकते हैं। पर ये कह देना कि उसकी वजह से आप कल्प्रिट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश के अंदर जेल जाने के लिए आपको कोई क्राइम करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सड़क के दूसरी तरफ है तो आपको कभी भी अंदर किया जा सकता है, वो उनकी चॉइस है। सड़क पे आप चल रहे हैं तो गलती करना जरूरी नहीं, ट्रक वाला चाहे तो आपको अंदर ट्रक के नीचे डाल सकता है, आपको दबा सकता है। वो ट्रक चल रहा है तो ट्रक वाले की चल रही है। ठीक है, कमिंग बैक टू दिल्ली, आपने जो काम, जब आप हेल्थ देख रहे थे तो बहुत काम किया है आपने। मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिल्ली की तरफ से आया था जिस पर इंटरनेशनल लेवल पर भी पेपर्स पब्लिश्ड हुए हैं, कई और राज्यों ने भी इसको अपनाने की कोशिश की है। लेकिन आज मोहल्ला क्लिनिक का क्या स्टेटस है? क्या आपको लगता है कि जिस इंटेंशन के साथ या जिस तेज़ी के साथ आप लोगों ने शुरू किया था, आज आपकी सरकार ने उतना कर दिखाया है? क्या लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है? साथ ही में उन तमाम दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी जिक्र करना चाहूँगी जहाँ पर फार्मेसी में कई बार ऐसा देखा गया है कि मेडिसिन नहीं होती है, किसी चीज़ का इंजेक्शन लगना होता है तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो इसकी कंप्लेन अगर किसी व्यक्ति को करनी हो तो वो आप तक, नेताओं तक कैसे पहुंचे? ऐसा है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है लगभग 700 के करीब, 700 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में ऑलरेडी रनिंग है। एक साल में 2 करोड़ लोग मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। वहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, टेस्ट होते हैं। टेस्ट लगभग 365 टेस्ट, 365 टेस्ट किए जाते हैं। मैं आपको भी इनवाइट करूँगा, कभी जाइएगा मोहल्ला क्लिनिक में। जो टेस्ट आपके हॉस्पिटल में नहीं होते होंगे वो सारे होते हैं वहाँ पर। और उसके लिए भी हमने क्या किया हुआ है कि हम बड़ी प्राइवेट, बहुत बड़ी लैब्स हैं उनसे कराते हैं। एक उसमें है रेनबैक्सी लैब है और एक लैब और है, उनसे हम टेस्ट कराते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो ऐसे ही कर देते हैं जी। जैसे कई लोग ये भी कहते हैं प्राइवेट से क्यों कराते हो जी, दवाइयाँ भी हम प्राइवेट से खरीदते हैं। अब ये कह देना कि प्राइवेट से कुछ नहीं करेंगे, प्राइवेट भी हमारे देश का ही पार्ट है, वो अलग नहीं है। अगर हम प्राइवेट से कोई सर्विसेज लेके जनता को फ्री में दे रहे हैं, दैट इज़ आवर ड्यूटी। अगर दवाइयाँ हम कहने लगे को हम दवाइयाँ बनाएंगे तो हम बना नहीं सकते, गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट की ऐसी बैंडविड्थ नहीं है। हम उसको सारे टेस्ट कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे सामने आया ये कि इतने सारे टेस्ट क्यों करने हैं। मैंने भाई डॉक्टर जो भी चाहे उसको करवा दो, अगर उसके टेस्ट नहीं होंगे तो फिर अस्पताल जाएगा। भाई मोहल्ला क्लिनिक में गए, आधे पेशेंट को तो हॉस्पिटल इसलिए जाना पड़ता है कि उनके टेस्ट नहीं होते, डायग्नोज नहीं हो पाता हाँ, कि क्या हुआ है। अगर टेस्ट सारे वहीं पर हो जाएंगे तो उनको नहीं जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा चला है। थोड़ी बहुत दिक्कत पीछे आई थी जब सबको अरेस्ट कर लिया, सबको अंदर कर दिया, तो उसकी वजह से दवाइयों में, टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं फिर से। कुछ दिनों के लिए उनकी पेमेंट नहीं की गई थी कंपनीज़ की, तो वो टेस्ट उन्हें शायद दिक्कत आ रही थी। अब स्टार्ट हो गए हैं एंड दे आर रनिंग फेयरली। बट एक्सपेंशन जो है उसको डेफिनेटली, हमारा टारगेट 1000 का है, उसको बढ़ाएंगे और कराएंगे इसको। और सफाई को लेकर जैसे कि मेरी आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे वायु सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि अभी देखिए आप, दिवाली आने वाली है, छठ होने वाली है, यमुना की तस्वीर एलजी साहब लगातार शेयर कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अलग अलग टिप्पणी की जा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली सरकार ने, चाहे वो गाजीपुर हो या फिर यमुना हो, इसकी सफाई में क्या चूक हुई? क्या हम पीछे रह गए? क्या आम आदमी पार्टी को लगता है कि आने वाले, क्या कोई टाइम बैंड है कि आने वाले इतने समय तक हाँ उसमें कामयाबी मिल पाएगी? पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन चाहूँगा कि एलजी साहब को और बीजेपी को सभी लोग एक मान के चलते हैं। वैसे है भी एक और मानते भी एक हैं, पर ये डिस्टिंक्ट है, होना नहीं चाहिए, ये गलत है। भाई एलजी सरकार के पार्ट है, दिल्ली सरकार के पार्ट है, वो बीजेपी के पार्ट नहीं है।
अगर वो बीजेपी ट्वीट कर रही है और वो भी ट्वीट कर रहे हैं, वो फोटो शेयर कर रहे हैं, वो भी फोटो शेयर कर रहे हैं, बीजेपी दिल्ली सरकार की बुराई कर रही है, वो भी दिल्ली सरकार की बुराई कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। एलजी इज़ पार्ट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। तो ये डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। उनको दिल्ली सरकार से लड़ना नहीं चाहिए, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है। शायद मुझे लगता है आपने जब बोला तो आपको भी थी, आप कह रहे थे बीजेपी के, बोलना चाहिए था वैसे आपको कि नहीं बीजेपी मैंने के तो एलजी बोला आपने एलजी और बीजेपी बोला। उसका मतलब यही था कि बीजेपी वाले भी फोटो दे रहे हैं और एलजी साहब भी फोटो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? एलजी साहब तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं। नहीं पर जैन साहब आपको नहीं लगता है जनता भी इस चीज को एक लेकर मिनट, क्वेश्चन पहले करती है? क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एलजी साहब बीजेपी के एलजी नहीं है, वो दिल्ली के एलजी हैं, दिल्ली सरकार के एलजी हैं। उनको दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अब आगे बात, आपने दो क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं, यमुना नदी का पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। मैं दोनों का एक एक करके जवाब दे देता हूँ आपको। यमुना नदी का जो पोल्यूशन है ना, कई सारों को लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे फ़ोटो ऑप कराने से वो यमुना नदी साफ़ हो जाएगी। एक दिन श्रमदान करिएगा, 100 लोग ले जाइएगा, वहाँ पे कूड़ा बीन दिया, थोड़ा सा सफाई कर दी, वो यमुना नदी साफ़ हो गई। ऐसे यमुना नदी साफ़ नहीं होती। अगर ऐसे ही करना होता ना तो हम 1 लाख लोग लगाते, एक दिन में साफ़ कर देते। यमुना नदी में गंदगी जो है, उसका पानी गंदा है। क्यों है? गंदगी आती कहाँ से है? वो 2 सोर्स हैं। पहला आपके घर के टॉयलेट से, जो सीवर के अंदर पानी जाता है वो गंदा पानी है। उसको पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पे पानी साफ़ होना चाहिए, तब वो यमुना नदी के अंदर जाना चाहिए। पर दिल्ली के अंदर बहुत सारी कॉलोनी, सैकड़ों कॉलोनियाँ, बल्कि 1000 से भी ज़्यादा कॉलोनी ऐसी थी जिसके अंदर सीवर लाइन ही नहीं थी। तो उनका सारा का सारा सीवर का पानी वो सीधा नालों से होते हुए यमुना नदी में जाता था। अभी भी बहुत जगह जा रहा है। जब वो पानी गंदा है, वो ट्रीटेड है ही नहीं, तो यमुना कैसे साफ़ हो जाएगी? आप रोज़ाना कहते हैं कूड़ा बिनते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो तो फोटो ऑप है, दिखाना है लोगों को, हमने ये एक दिन साफ़ करके दिखा दिया, ऐसे क्या होगा? आप दूसरे तरह समझिएगा, 1 गिलास दूध लीजिएगा, उसमें 2 चम्मच पानी आप अपने टॉयलेट का निकाल के डाल लीजिएगा, पी लेंगे क्या? नहीं पी सकते उसको, वो पीने लायक नहीं है। अरे भाई, टॉयलेट का जो पानी है, सीवर का पानी, उसको साफ़ करेंगे तभी यमुना साफ़ होगी। उसके लिए हमने स्पेसिफिक टारगेट बनाए हैं, उसको हमने काम स्टार्ट किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम यमुना को साफ़ कर देंगे, बीजेपी ने नहीं कहा था। हमने कहा हम यमुना को साफ़ करेंगे, हमने खुद कहा ना, उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया। दिल्ली के अंदर जितनी भी कॉलोनियाँ लगभग 1000 के करीब थी, सब के अंदर सीवर लाइन डाल दी। अरे 70 साल में नहीं डली थी, हमने डाल दी ना, काम किया ना। अब वो कह रहे सीवर लाइन डल गई तो क्या हुआ? पानी तो पूरी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, पानी 100% गंदा है या 90% गंदा है। अगर आपके पानी के एक गिलास में 10 चम्मच पानी डाल दो सीवर का, या 1 चम्मच डाल दो, गंदा तो गंदा है। या तो यमुना साफ़ है या गंदी है, बीच में कुछ नहीं है। अचानक एक दिन आपको पता लगा कि साफ़ हो गई है, जब जैसे काम कंप्लीट होगा वो एक दिन साफ़ हो जाएगी, तुरंत साफ़ हो जाएगी। अभी हम कम, देखो पॉल्यूशन कम हुआ है, 10 चम्मच की 5 चम्मच हो गया उसमें, पर गंदा तो है ना। उसको मैं कैसे कह दूँ साफ़ हो गया है? अगर आप मैं कहने लगूँ कि नहीं यमुना साफ़ हो गई है, मैं झूठा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं यमुना को साफ़ कर रहा हूँ, इट विल टेक सम टाइम मोर। और जो टेक्निकली करना पड़ेगा, तरीके से करना पड़ेगा। हमने सीवर लाइन डाल दी सारी, तो सारा पानी एसटीपी में जाएगा। दूसरी गंदगी का कारण एक और भी है, कुछ पानी 105 MGD बादशाहपुर ड्रेन से होते हुए, नजफगढ़ ड्रेन में होते हुए दिल्ली की यमुना नदी में गिरता है। वो गुड़गांवा से आता है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है। ऐसे ही सोनीपत की जो इंडस्ट्रीज है, उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट DD3 नरेला की तरफ से होते हुए, नाले से होते, सप्लीमेंट्री ड्रेन से होते हुए दिल्ली यमुना नदी में आता है। इधर शादरा ड्रेन के अंदर 50 MGD 55 MGD वाटर, सीवेज वाटर, उसका इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो यूपी से आता है, वो भी यमुना नदी में आ जाता है। अब 2 तरीके हैं, या तो हम उनसे लड़ते रहें कि ये आप साफ़ करो, आप साफ़ करो, उनको क्या चिंता है, उनसे तो कोई पूछेगा नहीं। आपने मुझसे तो पूछ लिया, एक प्रोग्राम वहाँ भी जाके कर लो कि भैया गंदा पानी क्यों जा रहा है, यमुना में जाता है। तो हमने लास्ट में डिसाइड किया कि जो मर्जी करें, हम साफ़ करेंगे। हमने प्लान बना लिया कि जितना भी पानी दिल्ली में आया उसको सारे को डाइवर्ट करेंगे। पहले हम STP के अंदर लेके जाएंगे, उसको साफ़ करेंगे, तब दिल्ली की यमुना नदी में गिरने देंगे। सारे पे काम चल रहा है और जल्दी उसको कंप्लीट कर देंगे। और देखो, एक सर्टिफिकेट तो अभी 1-2 दिन पहले बीजेपी के अध्यक्ष ने हमें दिया है। उन्होंने यमुना नदी के अंदर डुबकी लगा के दिखाई। आज से 5 साल पहले तो नहीं लगाई, 4 साल पहले नहीं लगाई, 1 साल पहले, अब लगाई ना। अब थोड़ी हिम्मत हुई। मैं ये नहीं कह रहा यमुना का नदी साफ़ हो गई है। लेकिन वक्त लगेगा। अगर पानी बहुत गंदा होता तो बेहोश हो जाते, बेहोश तो नहीं हुए वहाँ पे।
मैं बताता हूँ, 5 साल पहले गया था मैं यमुना नदी में, तो मैंने कहा अंदर तो नहीं घुस सकते, तो मैंने नाव में बैठे, नाव से क्रॉस किया, नाव में बैठे बैठे बेहोश होने लायक थे, और वो तो डुबकी लगा के भी वो बेहोश नहीं हुए। तो कुछ तो साफ़ हुई है, कुछ नहीं, काफ़ी साफ़ हुई है, और जल्दी पूरी तरह साफ़ हो जाएगी। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जिस तरह से स्कूलिंग रही है सर, जिस तरह से सत्येंद्र जी मैंने देखा है गवर्नमेंट स्कूल्स की कायाकल्प एकदम बदल गई है, काफ़ी अच्छे हो गए हैं, एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव आया है। कई बार आपको भी देखा गया वहाँ पर चाहे हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, बिजली हो, पानी हो, वाईफाई हो, कैमरा हो, सीसीटीवी हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर आप लोगों ने काम किया है। और क्या आपको लगता है यही वो मुद्दे होते हैं जिस पर दिल्ली की जनता आपको दोबारा वोट दी थी, दोबारा आप मैंडेट में आए थे? क्या आपको लगता है कि जो वादे आपने किए थे आप उस पर सफल उतरे हैं, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे दिल्ली की जनता जो है वो अट्रैक्ट होती है, क्योंकि ये सारे विकास के मुद्दे हैं? देखो, आपने सब कुछ काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कंचन जी। जब हमने अपना एजेंडा बना रहे थे ना, उस एजेंडे के अंदर हमने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज रखे, उनकी डिमांड्स रखी, जनता के सामने क्या वादे रखते हैं वो रखे, चेक करने बैठे, तो वहाँ पे हमें बिजली नहीं मिली। हमने कहा बिजली 24 घंटे आनी चाहिए, तो वादा होना चाहिए भाई। कहीं हमें ऐसा नहीं मिला कि बिजली का रेट हाफ होना चाहिए या बिजली माफ़ होनी चाहिए। उनके एजेंडा में कहीं पानी नहीं मिला। हमने कहा तो बेसिक है भाई, पानी भी बेसिक ही आता है। कहीं शिक्षा का नाम नहीं मिला, तो शिक्षा को हमने रखा। कहीं हमारे स्वास्थ्य बीच में नज़र नहीं आया, वो हमने रखा। आपके लिए देखो, एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा मैं। 2015 या 2014 में जब हमारी पहली बार सरकार बनी, उससे पहले आपने कभी भी एक भी अगर कोई भी बहस की हो दिल्ली के पोल्यूशन पे, आपका चैनल छोड़िए, किसी भी चैनल ने की हो, आप मुझसे शेयर कीजिए, मुझे दिखाइएगा कि 10 साल पहले हमारी सरकार हमने मुद्दा बनाया उसमें। कोई भी हेडलाइन, किसी भी अखबार की हेडलाइन दिखाइएगा, पोल्यूशन को किसी ने मुद्दा बनाया, हमने बनाया। हमने कहा दिल्ली के अंदर जो जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले ओपन में लेके आओ। अरे जब हमारे को कोई बीमारी है उसको माने तो सही, तभी तो ठीक करेंगे। हमने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत प्रॉब्लम है, हमारे हेल्थ सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको मानो तो सही भाई, है ना, हम ठीक करेंगे। तो हमने सबको ओपन में लेके आए, हमने उनको ठीक करना स्टार्ट। जनता ने कहा देखो ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहा, हमने कहा यमुना नदी साफ़ करेंगे और हम 5 साल में करेंगे। चलो 5 में नहीं, 7 में हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, 50-60% कर दी। अरे भाई जनता को पता है डिले होने का कारण क्या है। कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, 2 साल तक सब कुछ बंद रहा, तो डिले तो होगा ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लो, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लो। उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं काम। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जीरो पे हैं। अरे भाई हमने कहा 100 नंबर लेके आएंगे, 100 में से, ठीक है। अभी तक हमारे 50 या 60 नंबर आए हैं, जीरो तो नहीं है। अरे दूसरे वाले 10 नंबर की बात करते हैं, 10 में से जीरो लिया, क्या उनकी बात छोड़ो, वो तो नालायक हैं। अरे उन नालायकों के 1-2 नंबर आए हैं, हमारे 50-60 आए, उनसे तो अच्छे ही हैं। हम भरोसा कर सकते हो हमारे ऊपर, हम 100 पे भी पहुंच जाएंगे, हम कर देंगे। उन पर भरोसा है क्या? क्या उनसे तो कोई भरोसा ही नहीं है, मैंने फिर उनकी बात ही क्यों कर रहे हैं? मैं आपको छोटी सी बातों में बताऊंगा। जनता हमें वोट क्यों देगी? जनता को ना नेगेटिव पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। वो चाहती है तुम काम करो, अच्छा करो। अरे भाई हमसे अच्छा तुम करो। दिल्ली की कोई एक बस मान लेते हैं, उस बस के ड्राइवर है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की बस चला रहे हैं, सब लोग बैठे हैं इसमें, बीजेपी वाले भी हैं, सब लोग हैं। अब बीजेपी वालों को क्या कहना चाहिए था कि हमें ड्राइवर बनाओ, जनता से बोलो हम अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा अच्छी बस चलाएंगे। कहते हमें तो बस चलानी नहीं आता, हम कैसे कहते ड्राइवर बनाओ? कहते हमें ये काम आता है। कहते क्या? हम बस के ब्रेक फेल कर सकते हैं। तो ये ब्रेक फेल करने चले तो वो जनता उसको ड्राइवर बनाएगी? कभी भी कभी नहीं बनाएगी। कहते भैया ये तो दूसरों के ब्रेक फेल कर रहे हैं, अपने कौन सा चला लेंगे? ड्राइवर गाड़ी तो आती नहीं चलानी इनको। इनको क्या करना चाहिए तो गाड़ी चलानी सीखते। कहते हम इनसे अच्छी चलाएंगे तो शायद जनता मौका दे देती। हर चीज़ में नेगेटिव पॉलिटिक्स। अच्छा सत्येंद्र जी, मैंने इतने इंटरव्यूज़ लिए हैं, मैंने कई बार नेताओं को सुना है कि वो विपक्ष पर कई तरह की टिप्पणी करते हैं। मैं इतनी देर से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन एक भी दफ़ा ऐसा नहीं हो पाया है कि आपने, जैसे आप नेगेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, कि आपने कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स की है। ये कहाँ से आता है एक लीडर में? नहीं देखो, ये क्वालिटी है जो मैं जिसका जिक्र करना नहीं मैं चाहूँगी। लीडर अपने आप को नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि देखो हमें लगा, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे देश के अंदर लाखों लोग हैं, लाखों से ज़्यादा हैं जो देश को कहीं का कहीं ले जाना चाहते हैं। मैं उनमें से एक था। सच बताऊं, मुझे लगता था कि इस देश के लिए अगर हम पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंट लोग कुछ नहीं करेंगे तो देश का करेगा कौन? सबको मौका होता है,
जवानी में मैं भी आर्किटेक्ट था, मेरी वाइफ भी आर्किटेक्ट थी, हम दोनों ही कहते विदेश चले जाते। मैंने सारे भाग जाएंगे तो इस देश को आगे कौन लेके जाएगा। तो हमें यह रहता है कि कुछ ना कुछ करके दिखा दो। तो वो कुछ करने की इच्छा, तो पॉजिटिव तो कर पाएंगे, नेगेटिव से क्या होगा। अरे मैं आर्किटेक्ट हूँ, घर बनाने के अंदर कितनी मेहनत होती है, 1 साल 2 साल लग जाते हैं। गिराने में क्या लगता है, जेसीबी लाओ गिरा दो। तो जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, केजरीवाल को गालियाँ दो, केजरीवाल ने ये कर दिया, अरे छोड़ो यार, उससे अच्छा करके दिखा दो ना। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पूरे देश में कॉपी कर लो। कोई सलाह चाहिए तो हम देंगे, देश हमारा है, आपका नहीं है, सबका है। हमसे जो चाहिए हम करेंगे, पूरे देश के लिए करेंगे। अरे भाई हमने स्कूलों को ठीक किया, कॉपी मारो ना, पूरा देश ये किया। हम तो क्या कर लेंगे, छोटी सी पार्टी, इतनी सी पार्टी हमारी। हमने दिल्ली में और पंजाब में सरकार बनाई है ना, तो हम सबको बता तो रहे हमने अच्छा किया, तुम हमारी चीज़ हमसे कॉपी करो, तुम अच्छा करो हम तुम्हारी कर लेंगे, हम कौन सा मना कर रहे हैं। कहते हम तो कुछ अच्छा करेंगे नहीं। मैंने कोई नहीं, कभी तो करोगे, नहीं करोगे तो हम आ जाएंगे वहाँ पे। तो दरअसल क्या होता है कि हमारे को अगर कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करना है तो करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ दूसरे की कमी निकालने से कुछ नहीं होगा। हमें अच्छा काम करके दिखाना है। देखो जब सबसे पहले हम आए थे, सबसे बड़ा आरोप ये लगता था पैसा कहाँ से आएगा, एक ही पॉइंट था। केजरीवाल तो ऐसे ही बोल रहा है, पैसा कहाँ से लेके आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। हमने सब कुछ करके दिखा दिया। दिल्ली में हमने फ्री बिजली कर दी, फ्री पानी, दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री। उसका पैसा कहाँ से आया? अरे इसी जनता ने दिया। जनता जो टैक्स देती है, देखो जनता को गलतफहमी रहती है, जो इनकम टैक्स देती है वही टैक्स होता है, वो इतना होता है, बाकी टैक्स इतना होता है। अगर आप साबुन की एक टिक्की लेते हैं, माचिस की एक डिब्बी लेते हैं, उस पर भी टैक्स लगता है। तो हर इंसान, सबसे गरीब है जो, वो भी टैक्स देता है। तो हर आदमी टैक्स दे रहा है, उन्हीं के टैक्स के पैसे से है। जो भी हम कर रहे हैं आप ही के पैसे से कर रहे हैं। ये इस तरह से होता है जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है ना, ये 2 तरह चलता है, प्रीपेड एंड पोस्टपेड। प्रीपेड में आप जाके पहले पैसे दे देते हो, ऐसे जनता क्या करती है, पहले एडवांस में सरकार को टैक्स दे देती है। अब ये नेता लोग क्या कहते हैं, जो भी कुछ करेंगे पैसे लगेंगे। अरे यार टैक्स दे तो दिया एडवांस में, हर चीज़ के पैसे किस बात के मांग रहे हो आप। आप अपने पड़ोस की दुकान पे जाओ और लाला को जाके 1 महीने के दूध के पैसे जमा करा दो, और बेटा जाए दूध लें, पैसे दो, फ्री में दे रहा हूँ। यार पैसे पिताजी ने दिए हैं, एडवांस दिए हैं, आपने टैक्स दे रखा है। उस टैक्स को पहले आपसे टैक्स ले लेंगे, फिर क्या टोल लगा देंगे, हम फ्री में नहीं चलने देंगे। और जनता के दिमाग में घुसा दिया फ्री कुछ नहीं हो जाए, फ्री में। अरे यार कमाल हो गया, हमने कोई नया टैक्स लगाया क्या, हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। हमने कोई लोन लिया, नहीं लिया। तो हमने उसी पैसे के अंदर अगर जनता को सुविधाएं दे दी तो क्या गलत किया। दूसरी बात देखो, आपके 2 टेम्पलेट है, एक है डेवलपमेंट का टेम्पलेट, एक है नीचे जाने का। दुनिया के अंदर 2 तरह के देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज और अनडेवलप्ड कंट्रीज, या डेवलपिंग जिसे कहते हैं। डेवलप कंट्रीज का सबका टेम्पलेट एक है। सर जिस तरह से हम चल रहे हैं ना कंचन जी, हम डेवलप कैसे होंगे। हम तो हर चीज़ को कहते फ्री देंगे नहीं। आप स्वीडन देखो, डेनमार्क देख लीजिएगा, लंदन देख लीजिए, यूके देख लीजिएगा, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी डेवलप्ड देश देखो, वहाँ पे सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर वहाँ के लोगों की फ्री होती है। तो फ्री की रेवड़ी है क्या, वो बेसिक है भाई, सरकार का काम है ये। कहते फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, साथ में बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये 3 चीज़ें देते हैं सबको। अरे उसी को तो हम कॉपी कर रहे हैं। अब तो हमारे को देखो कॉपी करने के लिए सुना है अमेरिका में भी बात चालू हो गई है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी फ्री बिजली देंगे। तो इसका हम गलत थे क्या। अच्छा जैन साहब, क्या इतना जज्बा, काम को लेकर ऐसी सोच रखना, आर्किटेक्ट फील्ड से बिलोंग करना, आप बता रहे हैं आपकी धर्मपत्नी ने भी आर्किटेक्ट में ही पढ़ाई की, आप दोनों ने साथ में की है। क्या ये सारी चीज़ें, क्या देश के लिए, क्या जनता के लिए काम करना, क्या आपका मनोबल जब आप जेल में थे तो डगमगाया नहीं? क्या बाहर आके आपकी सोच भी ऐसी थी जैसी एक वक्त पर थी, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं? नहीं, मैं एक्सेप्ट करूँगा। जब शुरू में गए ना, शुरू में बहुत लगा कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। बट समय के मेरे साथ मैं पता है सबसे बड़ा हथियार में, मतलब जो भी रीज़न रहा कि जो मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया ना, तो उससे मेरा आत्मबल बहुत बढ़ गया। मैंने कहा यार जब मैंने कुछ खाना नहीं, तो मैंने कहा मेरे को प्राण तक जाने की नौबत आ गई, तो मैं डरना किस बात का है। फिर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, अपने देश के महान, मैंने महात्मा गांधी की सारी किताबें पढ़ दी होगी, कितनी किताबें पढ़ी। मैंने कहा अगर उन्होंने कौन से पाप किए थे, उन्होंने कौन सा गलत काम किया, वो भी जेल गए थे भाई, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया था।
तो गलत काम अगर उन्होंने किया तो मैंने भी किया है। अगर मेरी सोच है मैं देश को आगे ले जाना चाहता हूँ, तो इस राजनीति के अंदर जो देश की राजनीति चल रही है उसके अंदर वो सूट नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही है। वो ये कहते हैं कि जनता को मूर्ख बनाओ और शासन करो। पैसा नहीं है, सबसे पहला उनका डायलॉग एक ही होता है, पैसा नहीं है। आपको एक छोटा सा केजरीवाल इकोनॉमिक्स का मैं एग्जांपल देता हूँ, पैसे का। दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं और सबसे कम पैसा खर्च करते हैं बिजली के ऊपर। देश के अंदर सबसे कम पैसा 4%, हम अपने बजट का सिर्फ 4% पैसा खर्च करते हैं, यानी 100 रुपये में से 4 रुपये खर्च करते हैं बिजली के ऊपर। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जो इतना कम पैसा खर्च करता हो। बाकी राज्य खर्च करते हैं 10% से 15%, यानी अपने बजट का 100 रुपये अगर खर्च कर रहे हैं बजट में, तो 10 रुपये से लेके 12 रुपये 15 रुपये खर्च करते हैं बिजली के ऊपर। हम बिजली डायरेक्टली जनता की फ्री कर देते हैं। 200 यूनिट बिजली बिल आया, 800 रुपये बिल है, हमने फ्री कर दिया। 400 यूनिट का बिल मान लो 1400-1500 है, हमने हाफ कर दिया, डायरेक्टली जनता को गया। हमारा खर्चा कितना आया? 100 रुपये में 4 रुपये, और जनता की बिजली, लाखों लोगों की बिजली फ्री हो गई। एक है ये वाला तरीका, ये पढ़े लिखे लोगों का या देश का जज्बा रखने वालों का मॉडल है, अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। दूसरा मॉडल जो 12% खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये में से 12 रुपये खर्च कर रहे हैं, 15 रुपये खर्च कर रहे हैं, 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? कंपनी को घाटा हो गया जी, ठेकेदार को घाटा हो गया है जी, हम उसको 10,000 करोड़ दे रहे हैं जी। अगर सोचिएगा, अरविंद केजरीवाल ने एक इंडिविजुअल को 600 रुपये बिजली के माफ़ किए, तो क्या उसमें से 100 रुपये अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर किसी को 5,000 करोड़ रुपये घाटे के रूप में मिलेंगे, तो इस देश के पॉलिटिशियन इतने शरीफ तो नहीं लगते कि वो 5,000 करोड़ रुपये ऐसे ही दे देंगे। कुछ तो लेते ही होंगे ना। अब कितना लेते होंगे, आप पत्रकार हैं, पता कर लीजिएगा। तो ये इकोनॉमिक्स का हम जनता को बता रहे हैं, तो इन नेताओं को पता लग रहा है कि यार ये तो सारा खेल ही ख़राब कर देंगे। इनका क्या है, ये तो आए हैं, चले भी जाएंगे। देखो हमारी जो टॉप लीडरशिप है, कोई पॉलिटिक्स में हमारा परिवार का सदस्य नहीं आएगा। मैं जेल में था, कई लोगों ने कहा होगा, मेरी वाइफ को भी कहा कि अगर जैन साहब बाहर नहीं निकले गए तो आप लड़ लेना, या भाभी जी आप अभी से तैयारी कर लो, आप लड़ लेना। वो कहती है देखो मैंने उनको रोका था, नहीं रुके, कोई बात नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम पॉलिटिक्स को अपना प्रोफेशन बना लें, बिजनेस बना लें। सवाल ही नहीं उठता। आपके सामने मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँगा इसी बात से रिलेटेड। मैं इंटरिम बेल पे बाहर था, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की बात चल रही थी, बिल्कुल पक्का लग रहा था अरेस्ट करेंगे। तो मैंने अरविंद जी से कहा कि आप ना सुनीता केजरीवाल को सीएम डिक्लेयर कर दो। तो उनका एकदम से जवाब क्या था, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, कि सत्येंद्र ये करने नहीं आए हम, कभी नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए। तो यही करने नहीं आए थे। इन नेताओं को पता है कि ये आए हैं क्योंकि इनका आगे का कोई वो नहीं है, इनको अपने पुस्तों को सेट कर रहे हैं। अगर बिजली का आपने ये मॉडल दिया, सारा देश कॉपी क्यों नहीं कर रहा? ठेकेदारों को पैसा क्यों दे रहे हो तुम? कंपनीज को पैसा क्यों दे? जनता को दो ना, जनता की बिजली फ्री हो जाएगी। कहते पर जनता हमें पैसा नहीं देगी। देखो ये पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, इसी का खेल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने उनको सारे भाषण उठा के देना, यही के तो कहते थे वो। उन्होंने ये भी कहा था कि जब इस दलदल में उतरेंगे ना साफ़ करने के लिए, तो ये आप ही के ऊपर कीचड़ उठा लेंगे। अब डर के तो घर बैठ जाओ, हम मैदान खाली छोड़ के नहीं जाएंगे, लड़ेंगे। अरे जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे किस बात की शर्म है? शर्म उनको आई जिन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। यानी कि आम आदमी पार्टी परिवारवाद का ठप्पा अपने पे नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपने सुनीता केजरीवाल जी का जिक्र किया जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और जिस तरह से वो मीडिया के सामने आ रही थी, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पर आई थी, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया हो कि आतिशी की जगह, आतिशी का भी नाम लगातार आ रहा था लेकिन सुनीता केजरीवाल का भी नाम सामने आ रहा था। अब वो क्लैरिटी आपसे मिली है कि ये थॉट है आम आदमी पार्टी का। जाते जाते मेरे 1-2 सवाल है जो मैं समझना चाहती हूँ आपसे। इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी है। सर जब हरियाणा में चुनाव हुए थे, जो नतीजे थे कांग्रेस के वो सामने हैं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का क्या प्रदर्शन था वो भी सामने है, आम आदमी पार्टी का भी सबके सामने प्रदर्शन रहा है। ठीक रिजल्ट्स आने के एक दिन बाद आप लोगों ने ये कहा कि दिल्ली में हम जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, वो कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी। तो क्या समझा जाए कि क्या इंडिया गठबंधन में या सेंटर को दिखाने के लिए या मीडिया को दिखाने के लिए आप कांग्रेस के साथ हैं? क्या जब दिल्ली में इलेक्शन होंगे तो आप कांग्रेस के साथ, या किसी और स्टेट इलेक्शन में आप कांग्रेस के साथ नहीं नजर आएंगे? देखो वैसे मैं बताऊं, मैं 2.5 साल से ना पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहा, और अभी भी देखो मैं बैठा हूं सरस्वती विहार में। ये पॉलिटिक्स से 30 किलोमीटर दूर है, सेंट्रल दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर है।
क्योंकि मैं 2.5 साल तक बाहर रहा, तो मैंने कभी अब मैं अपने लोगों से मिल लूँ, बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा परिवार के साथ भी रह लें। बट जहाँ तक मुझे लगता है, दूर रहते हुए भी जो लगता है, इंडिया गठबंधन के अंदर देखो, सेंटर में तो पूरी 100% साथ में सब हैं। स्टेट लेवल पर तब भी अलग अलग थे, जब गठबंधन हुआ तब भी दिल्ली पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे। तो मुझे लगता है स्टेट लेवल पर तो टाइम टू टाइम पता लगेगा, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। थोड़े दिनों में क्लैरिटी होगी तो मैं बता दूंगा आपको। दिल्ली इलेक्शन में क्या आप उतरेंगे चुनावी मैदान में? एक मंत्रालय का पद भी खाली है, क्या आने वाले दिनों में हम आपको देखेंगे पद लेते हुए? ऐसा है, इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, परंतु जिस काम के लिए आम आदमी पार्टी बनी है, अरविंद केजरीवाल ने जो मुहिम स्टार्ट की है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो भी पार्टी मुझे आदेश देगी कि भाई आपने संगठन का काम करना है, आपने पार्टी को आगे बढ़ाना है, आपने झाड़ू चलाना है, झाड़ू चलाने का आम आदमी पार्टी का सिंबल है जो, उसको जनता तक लेके जाना है या लोगों को समझाना है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। तो वो काम करना है, वो भी करेंगे। अगर वो कहते हैं नहीं इलेक्शन लड़ना, तो वो भी लड़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी है आपकी तरफ से पूरी? पूरी दिल्ली के लिए, मैं सारे सबके लिए काम कर रहा हूँ। वी आर ऑलवेज रेडी। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए कोई अलग से तैयारी की जरूरत है। हम तो कहते हैं कल इलेक्शन करा लो, हम कल के लिए तैयार। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, आप 40-45 साल से इसी एरिया में रह रहे हैं, राइट? आज 45 ईयर्स हो गए पूरे। आपने मुझे बताया कि जिस घर में आप रहते हैं वो आपके पिता का बनाया हुआ घर है। कोविड में यू लॉस्ट योर फादर। फादर से भी आपकी अपनी अटैचमेंट थी, क्योंकि आपने आर्किटेक्ट किया हुआ है। आपके मन में कभी ऐसा आया नहीं? जब मैं नोएडा से इस तरफ आ रही थी, मुझे कई सारे ऐसे बहुत आलिशान घर दिखे, मैंने देखा एक होता ना कि हम अपना घर बनाएंगे। क्या आपकी अटैचमेंट है उस घर से? क्या आर्किटेक्ट करके भी, जहां हमने आपको हॉस्पिटल स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना काम करते हुए देखा है, क्या घर के बारे में आपने कभी सोचा नहीं? मुझे पता क्या लगता है, इंसान को ना इस जीवन के अंदर इच्छाएं तो कितनी भी बढ़ा लो, वो तो कोई लिमिट होती नहीं है। पर खाना 2 रोटी खानी होती है। अगर इच्छा बढ़ा के 100 रोटी खा सकते हो, तब तो इच्छा बढ़ा लो। कपड़े भी एक जोड़ी पहनने होते हैं। हम अननेसेसरी में अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाते हैं। होता क्या है, जिस सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं तो देखो, जब बचपन में थे, मेरे फादर टीचर थे। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई गरीब ही थे हम तो। गरीब कैसे, आप कहोगे कि ये टीचर गरीब कैसे होते हैं? मेरे फादर को 160-165 रुपये मिलते थे, बाद में 200 रुपये मिलने लगे महीने के। तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। और मुझे एग्जाम्पल आज भी याद है। आप बिल्कुल ऐसी जगह बैठे हैं, वो सामने वाला घर है, वहाँ पे हमारी आंटी जी थी, मिसेस शर्मा। मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था और मेरी खाकी के रंग की पैंट थी, इतनी ऊपर आ गई। पैंट ऊपर नहीं आई थी, मैं लंबा हो गया था एक्चुअली में। तो वो कहते अरे छोरे, तेरे देखिए तेरी पैंट कहाँ जा रही है। तो तब मुझे पता लगा मैं लंबा हो गया हूँ। 2 ही पैंट थी, तीसरी बनवा नहीं सकते थे, और हर साल बन नहीं सकती थी। मैं लंबा हो गया तो मेरे पिताजी के पास इतने पैसे थे नहीं कि नहीं बनवा दें। अब किसी वजह से मेरे फादर ने सबसे बड़ा काम किया कि अपने बच्चों को पढ़ा दिया। पढ़ लिखने के बाद पढ़ा दिया क्या मतलब, सोसाइटी ने किया ना हमारे लिए। अरे मैं छोटा सा था, एक खिड़की थी हमारे, जब पुराने घर में रहते थे, उस खिड़की में रोज़ एक टाइम हवाई जहाज आता था। हवाई जहाज को देख के ना ये सोचते थे हवाई जहाज उड़ता कैसे है। कभी ये नहीं सोचा कि हवाई जहाज में बैठें। इच्छा नहीं हुई, मतलब इतनी हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं थी कि ये सोच सके, इतना बड़ा सोच सके हवाई जहाज में खुद बैठेंगे। अरे वो बच्चा जो सोच नहीं सकता था हवाई जहाज में बैठेंगे कैसे, ये सोचता था उड़ता कैसे है। जब बड़े हुए तो एक दिन में 4-4 फ्लाइट में बैठने लगे। तो ये मन में आया कि इस सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है, तो हमें पे बैक करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और सारे लोग ही बस बटोरने में लगे रहेंगे, सब कुछ इकट्ठा करने में लगेंगे, हमें पे बैक तो कुछ करना नहीं है। तो इधर समाज या देश कैसे चलेगा कैसे। मेरा 47वां बर्थडे था, मैंने बकेट लिस्ट बनाई। अपने ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था, मैंने 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई। बकेट लिस्ट होते मरने से पहले क्या करना है, वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 10 पॉइंट में क्या था, क्या क्या करूँगा मरने से पहले। अपनी मदर को अपने साथ तीर्थ यात्रा पे लेके जाऊँगा, लॉन्ग 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 ट्रैक पे जाऊँगा, 2 दिन के नहीं, महीना 1.5 महीना। हैमॉक में लेट के समुद्र के किनारे किताब पढ़ूंगा, बुक लिखूंगा, मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा। अरे मैं आर्किटेक्ट था कि भाई मैं फ्री में नक्शे बना दूं, लोगों के फ्री में काम करूंगा। तो इस तरह की मैंने 10 चीज़ें बनाई। 10 की 10 चीज़ें लिखने के बाद उसको 10 बारी पढ़ा होगा, मेरा दिमाग हिल गया। मैंने किसी भी चीज़ में पैसे का रोल नहीं है। जो मरने से पहले मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, जो दिल के ज़्यादा करीब है, उनमें पैसा तो नहीं चाहिए किसी में भी। अरे ट्रैक पे जाना, चले जाओ, किसने रोका है, चलना ही तो है।
हैमक में बैठ के किताब पढ़नी है तो जाओ, लेटो और पढ़ लो, परंतु क्या छोड़ना पड़ेगा? ये रोज़ की ज़िंदगी तो छोड़नी पड़ेगी ना, जो पैसे के चक्कर में लगे हों। मैंने अपनी वाइफ को आके उस दिन बोला कि मैं जब 50 साल का हो जाऊंगा ना, उस दिन के बाद पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। काम करूंगा सोसाइटी के लिए, काम करूंगा सोसाइटी को पे बैक करने के लिए काम करूंगा, पर पैसा कमाने के लिए नहीं करूंगा। तो मेरी वाइफ के मुंह से क्या निकला, मेरी तरफ से आज ही छोड़ दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उसी साल मेरी वजह से, मेरे लिए अन्न आंदोलन स्टार्ट हुआ और 1 साल नहीं लगा, उसी साल मैंने सब कुछ छोड़ दिया। दैट वाज द लास्ट ईयर। 1 साल के अंदर अंदर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो मुझे ये इच्छा रही कि भाई हमें कुछ ना कुछ पे बैक करने के लिए करना चाहिए सोसाइटी के। मेरा एक चीज़ और मानना है, अगर कोई भी दिया है ना, उसका सबसे बड़ा काम जलना नहीं है, रोशनी करना नहीं है। उससे भी बड़ा काम क्या है कि उस दिए को बुझने से पहले कितने दिए जला दिए। तो मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, तुम इन बातों को शेयर मत किया करो। हमारे देश में समझाता है अच्छी बात को शेयर मत करो, कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। मैंने इसको बहुत सोच समझ के सोचा है। मैंने भी नेकी कर फेसबुक पे डाल। कारण बता देता हूँ, जैसे बुराई फैलती है अच्छाई भी तो फैलेगी। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अरे मुझे देख के कुछ तो 2 तो अच्छा करेंगे, 4 तो अच्छा करेंगे, किसी के मन में तो आएगा हाँ कर सकते हैं। अरे मुझे जेल में रखा, मुझे तोड़ने के लिए रखा ना, 2.5 साल रखा, 2.5 साल पहले मुझे अरेस्ट किया, 1.5 साल जेल में बिता, उसके बीमार में। अगर मैं टूट जाता तो इस देश का जो नौजवान है जिसके मन में इच्छा थी, वो कोई सामने नहीं आता। अब मैं मानता हूँ, अरे भगत सिंह पैदा किए जिस ज़मीन ने, मुझसे ज़्यादा निडर और नौजवान आगे आएंगे। वो कहेंगे यार वो नहीं झुका तो हम भी आ सकते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मैं बुझ जाऊँ और दूसरों को ना जलाऊँ। तो हमारा मेन काम है कि हम दूसरे दियों को जला सकें, बुझने से पहले रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो रास्ता हमने चुना है, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, हम सब ने चुना है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल सीधा काम करेंगे। देश हमारा है। मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा, पॉलिटिक्स को, मुझे लगता है पॉलिटिक्स को इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, बाकी टाइम पे हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सिर्फ काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। मेरी तरफ से, इंडिया डेली की तरफ से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली धनतेरस की भी आपको खूब सारी शुभकामनाएं। और इसी तरह, इसी सोच के साथ मुझे लगता है कि दिल्ली के नेता अगर काम करेंगे तो दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की तस्वीर बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार कंचन जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन जी। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।